So by this time in the chapter heredity we have discussed about the experiments performed by Mendel. हमने ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस देख लिए और हमें ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये दोनों क्रॉसेस जो हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, वो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिला, जिसके 3 पार्ट्स हमने कैटेगराइज कर दिए। हमने कहा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। नंबर 1, द फैक्टर्स जिसको हम अब जीन बोलते हैं, मेंडल उनको फैक्टर कहते थे, कि फैक्टर्स गेट सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। नंबर 2 है कि द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, क्योंकि वो सेग्रीगेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो वो हाइब्रिड या हीट्रोजाइगस नहीं हो सकते, तो वो प्योर ही होंगे, यानी होमोजाइगस ही होंगे, और हम कहते हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 3, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब उन्होंने देखा कि F1 प्रोजेनी में सारे के सारे डोमिनेंट हाइब्रिड मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि आउट ऑफ द 2 फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, वन इज़ ऑलवेज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। जो डोमिनेंट है वो एक हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवा देगा, जबकि जो रिसेसिव है वो सिर्फ एक होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिला। सेकेंड लॉ केवल एक ही था, उसमें हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया मेंडल ने कि 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ इनहेरिट होते हुए ऑब्जर्व किया और नोट किया कि हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स गेट एक्सप्रेस्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स एक दूसरे की एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये उन्होंने देखा। तो उन्हें पता चला कि जिस तरह से 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस मिलता है, उसका मतलब ये है कि ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं या इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों बातें तो हो गई, अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो जब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि ये कहाँ पर काम आएंगे। जो मेंडल की बातें हमने करी हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो हमने सीखे हैं, ये डे टू डे लाइफ में कहाँ काम में आते हैं। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से किसी प्रोजेनी का, मतलब किसी इन्फेंट का सेक्स डिसाइड होता है। उसके लिए हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स या 2 तरह के जीन्स हैं, जो कि 2 सेपरेट क्रोमोसोम्स पर हो सकते हैं। इनको हम Y और X बोलते हैं। जो Y जीन होता है या Y फैक्टर होता है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, X फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट Y इज डोमिनेंट ओवर X। यानी Y और X अगर हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में साथ साथ आए, XY कॉम्बिनेशन अगर बनता है, तो उस XY कॉम्बिनेशन में Y अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन पर जो Y का कैरेक्टरिस्टिक है यानी मेल कैरेक्टरिस्टिक वो ही दिखाई देगा, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई नहीं देगा। तो जिस जाइगोट में Y और X कंबाइन होकर के XY कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो जाइगोट एक मेल जाइगोट होगा। अगर मेल और फीमेल दोनों तरफ से X ही आए और XX का होमोजाइगस कॉम्बिनेशन बन जाए तो ही फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होगा, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं कि अगर
एक्स और वाई का हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होता है तो ये मेल है, और अगर एक्स एक्स का होमोजाइगस कॉम्बिनेशन बनता है तो ये फीमेल है। एक मेल चाइल्ड तब पैदा होता है जब एक्स और वाई फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं इन अ ज़ायगोट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और एक फीमेल चाइल्ड तब बनता है जब दोनों एक्स और एक्स कंबाइन हो जाते हैं। तो इनको हम देखें कि समझो ये एक मेल चाइल्ड है तो यही मैच्योर होकर के एक पेरेंट बनेगा, मेल पेरेंट बनेगा। हम पी जनरेशन में एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट ले रहे हैं लाइक दिस। वैसे ही जैसे हमने पी प्लांट में लिया था, हम ह्यूमंस के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज द पी जनरेशन। एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल में स्पर्म फॉर्मेशन के समय, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे। एक स्पर्म जिसमें एक्स जीन या एक्स फैक्टर या एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरे में वाई होगा। फीमेल में ओवा होते हैं। हर कोई ओवम एक एक्स जीन ही रखता है अपने पास, हाँ, क्योंकि उसके पास वाई है ही नहीं, ठीक है ना। तो इनका अगर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि ये एक्स एक्स के साथ में कंबाइन होकर के एक फीमेल चाइल्ड बनाता है, ये भी एक्स और एक्स आपस में कंबाइन होते हैं तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। ये एक्स और वाई आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन यानी मेल चाइल्ड बनेगा, और इधर भी एक्स वाई कॉम्बिनेशन है इसलिए यहाँ भी मेल चाइल्ड बनेगा। मतलब these two are female, these two are male. Out of 4, 2 are female, 2 are male. We can say that 50% possibilities are there to have a female child and 50% possibilities are there to have a male child. ये मेल और फीमेल चाइल्ड जो हैं ये इन फैक्टर्स की वजह से बनते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर जैसे कि सोसाइटी में कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें तो केवल मेल चाइल्ड ही चाहिए, हाँ, यही वो लोग हैं जो कि मेल फीमेल रेशियो को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की कोशिश करते हैं, फीमेल फीटिसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनको क्या लगता है कि अगर कोई फीमेल अगर बाय चांस उसका हमेशा जब भी उसका जो आफ्टर प्रेगनेंसी ही ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ फीमेल चाइल्ड, तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, मे बी सम इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो ऐसे में लोग कई बार उस लड़के की दूसरी शादी करा देते हैं, हाँ, और वो ब्लेम करते हैं कि लड़की की गलती है या लड़की की वजह से ही हमेशा वो लड़की ही पैदा हो रही है, गर्ल चाइल्ड ही पैदा हो रहा है और मेल चाइल्ड जो कि उन्हें चाहिए वो पैदा ही नहीं हो रहा। तो हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि फीमेल डज नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग अ मेल चाइल्ड, क्योंकि फीमेल की ओवरी से जो ओव्यूलेशन होता है उसमें जब ओवम निकलता है तो उसमें एक्स के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। फीमेल कैरीज ओनली एक्स जीन और एक्स फैक्टर और एक्स क्रोमोसोम, उसके पास वाई तो है ही नहीं। मेल के पास दोनों हैं, एक्स भी है और वाई भी है। अब अगर ओवम के पास, आपने रिप्रोडक्शन में सीखा था कि फैलोपियन ट्यूब में आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम वेट करता है फॉर द स्पर्म, और बहुत सारे स्पर्म्स उसकी तरफ बढ़ते हैं वेजाइनल पाथ पार करके, फिर सर्विक्स को पार करके, यूट्रस पूरा पार करके जब वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ही रह जाते हैं स्पर्म्स जो कि एक ओवम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, सब तरफ से घेर लेते हैं, है ना। और जो स्पर्म्स वहाँ तक पहुँच पाए
उसमें कितने एक्स हैं कितने वाई हैं नोबडी नोज, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। फिर चलो उन्होंने ओवम को सब तरफ से घेर लिया, उनमें से कोई एक ही इस ओवम को फर्टिलाइज कर देगा। जब उसने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल ओवम में डाल दिया, तो फिर उस कॉम्बिनेशन से एक डिप्लॉइड सेल यानी जाइगोट बन जाएगा। अगर एक्स वाले ने डाला तो एक्स और एक्स मिलेगा, एक्स और एक्स की पेयरिंग होगी और फीमेल चाइल्ड बनेगा लाइक दिस। अगर वाई टाइप का स्पर्म पेनिट्रेट कर पाता है ओवम को तो ऐसी केस में मेल चाइल्ड बनेगा। तो पहली बात तो मेल जो फैक्टर है, मेल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर या जीन केवल मेल में ही होता है, फीमेल में होता ही नहीं है। इसलिए फीमेल हैज़ नो रोल इन प्रोड्यूसिंग अ मेल चाइल्ड। हाँ, वो तो एक्स जीन अपना कंट्रीब्यूट कर देगी, वो इधर भी उसका एक्स ही होना है, इधर भी उसका एक्स ही होना है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम मेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर फीमेल चाइल्ड नहीं ही हो रहा है और मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है तो मेल की भी इसमें कोई गलती नहीं है ना। वैसे तो गलती वर्ड ही गलत है, लेकिन अगर ऐसा बोल रहा है कोई कि इसकी ब्लेम कर रहा है तो हम उसको समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि ये जो मेल है बहुत सारे स्पर्म्स निकल करके जा रहे हैं ओवम के पास, उनमें से कौन से पहुंचेंगे ये मेल की कंट्रोल में नहीं है, और फिर जो पहुंचेंगे उनमें से कौन सा वाला एक्स वाला या वाई वाला इसको पेनिट्रेट करेगा ये भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल या फीमेल दोनों ही का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि होने वाला जो चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड होगा कि मेल चाइल्ड होगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस that which type of sperm X or Y will penetrate or will combine with the ovum which is having only X factor। समझ गए आप? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम इस बात को समझ पाए। एक और बात, ये बात तो हो गई सेक्स डिटर्मिनेशन की, एक और बात करेंगे, that is determination of blood groups। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि there are 4 types of blood groups we have: A, B, AB and O। ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए हमारी बॉडी में 3 तरह के जीन्स होते हैं, IA, IB, IA for A blood group, IB for B blood group and IO is for O blood group। ठीक है। AB के लिए कोई ब्लड ग्रुप कोई अलग से जीन नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जो हमें मेंडल ने नहीं बताया था, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। तो IA जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर IO, मतलब अगर IA और IO का हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड कॉम्बिनेशन सामने आता है तो इस कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप बनेगा A। हाँ, अगर IB को देखें तो IB और IO का भी सेम रिलेशन है। IB इज डोमिनेंट ओवर IO, मतलब IB और IO का हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा B। ठीक है। लेकिन अगर IA और IB आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब ये अगर इन एक दूसरे के साथ में पेयर बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, ये दोनों कोडोमिनेंट है। कोडोमिनेंट का मतलब रिसेसिव कोई भी नहीं है, दोनों का डोमिनेंट होना।
अब दोनों डोमिनेंट कैसे हो सकते हैं कि दोनों अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक, ये ए वाला ये बी वाला, दोनों अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में क्या हो जाएगा कि इन दोनों का इम्पैक्ट आकर के एक चौथी टाइप का ब्लड ग्रुप बन जाएगा जिसको हम ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। समझ गए आप कि आई ए साथ में हो तब तो कोई बात नहीं, ए ही बनना है, लेकिन आई ओ साथ में आएगा तो फिर उस कंडीशन में भी ए ही बनेगा, क्योंकि आई ए द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक्स इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। सिमिलरली आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, क्योंकि ये जो आई बी है, ये आई बी इस आई ओ के ऊपर, मतलब आई ओ पर डोमिनेंट है। आई बी जो है वो अगर आई बी के साथ में ही होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में आएगा तब तो बी बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आई बी आई ओ भी बी बनाएंगे। लेकिन दोनों साथ में आ जाएंगे तो दोनों डोमिनेंट हैं, इस वजह से एक अलग तरह का ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ तभी बनेगा जब होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स यानी आई ओ साथ में आएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में अगर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप दो तरह के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। आई ए इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस ए या प्योर ए, हाँ, और या फिर ये बनेगा आई ओ से, जो कि हीट्रोजाइगस और हाइब्रिड ए है। ये हीट्रोजाइगस या हाइब्रिड ए है, ये होमोजाइगस या प्योर ए है। दो तरह से ए ब्लड ग्रुप बन सकता है बिकॉज आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। सिमिलरली बी के साथ भी ऐसा ही होगा, या तो आई बी दोनों डोमिनेंट तो ये होमोजाइगस बी होगा, और या फिर आई बी आई ओ ये हीट्रोजाइगस बी होगा। ए बी केवल एक ही कंडीशन में बनता है जब आई ए और आई बी कंबाइन हो जाए, तो ये दिस इज ऑलवेज हीट्रोजाइगस। ए बी हमेशा हीट्रोजाइगस ही होता है, और ओ तो रिसेसिव है तो ये हमेशा होमोजाइगस ही होगा, एक ही कॉम्बिनेशन से बनेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट the probability percentage प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि चांसेस क्या हैं उसके परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, ऑफ हैविंग अ चाइल्ड with blood group AB if the parents have blood groups AB, AB and O respectively. Calculate the probability यानी possibility percentage of having a child with blood group AB if
द पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ रेस्पेक्टिवली। तो जैसे हमने माना कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा आई ए आई बी, और तो कोई हो नहीं सकता, और उसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, तो वो आई ओ ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स में आई ए और आई बी ये दो फैक्टर्स जाएंगे, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। ये तो एक ही तरह का होगा आई ओ। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी देखें यानी पॉसिबिलिटी परसेंटेज देखें तो हमें दिखेगा आई ए आई ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, इधर भी आई ए आई ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, इधर आई बी आई ओ यानी बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ भी आई बी आई ओ यानी बी ब्लड ग्रुप। तो 50% पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, 50% पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी या ओ जो ब्लड ग्रुप्स पेरेंट्स के हैं, उन ब्लड ग्रुप का एक भी चाइल्ड पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी परसेंटेज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए बी वुड बी 0%। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है परसेंटेज बता करके, और इस तरह का चार्ट बना करके उसकी हमें बतानी पड़ती है कि ये हम क्यों कह रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट the possibility percentage of a child having blood group O if the parents have their blood groups A and B respectively। तो अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए या बी है तो हमें ये बात पता चल गई कि ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो प्योर ए भी हो सकता है और इम्प्योर ए भी हो सकता है। प्योर ए मतलब होमोजाइगस ए आई ए, और इम्प्योर मतलब हेटेरोजाइगस ए मतलब आई ओ। अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है आई ए वाला, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्लड ग्रुप ओ होने वाला है किसी भी बच्चे का। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन आई ओ है तो ज़रूर एक जीन इसके पास आई ओ का है। इसी तरह से पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका अगर हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन आई बी आई ओ हम लेते हैं तो ही पॉसिबिलिटी है कि ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है प्रोजेनी में। इसका क्रॉस करवाने के लिए इसका गैमेटोजेनेसिस देखें, आई ए आई ओ आई बी एंड आई ओ। अब आप इसको अगर क्रॉस करो तो आई ए आई बी आई ए आई ओ आई बी आई ओ एंड आई ओ आई ओ। चार में से एक मतलब 25% प्रोबेबिलिटी और 25% possibility percentages that the child will be
25% चाइल्ड विल बी ओ हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप्स इसके नीचे लिखते हैं, आप देखो सबके लिए 25% ही आंसर है इसमें, ए बी एंड ओ, सबके लिए 25% चांसेस हैं। अगर मदर एंड फादर ए एंड बी हों तो कोई भी हो सकता है चारों में से। हाँ, अगर ए बी होगा तो ए बी तो हेटेरोजाइगस ही होता है, अगर ए होगा तो हाइब्रिड ए होगा, बी होगा तो हाइब्रिड बी होगा, और ओ होगा तो वो तो रिसेसिव है तो वो होमोजाइगस ही होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है ना। तो आपके दोनों जो तरह के क्रॉसेस और उनके एप्लीकेशन यानी सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे हम देख लें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं आपको कुछ हाईलाइट यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, जो कि हम कभी कभी नहीं देखते तो भूल जाते हैं उसके बारे में कुछ भी बात करना। देखो, वी हैव डिस्कस्ड the idea that two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. How is the sex of a newborn individual determined? Different species, यहाँ से इस बात को हम हाईलाइट कर लेंगे। Different species use very different strategies for this. ये एक क्वेश्चन है आपका जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। Some rely entirely on environmental cues. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दो कि जहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल क्यूज से डिसाइड होता है। दस इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स, स्नेल्स में क्या हो रहा है कि individuals can change sex indicating that sex is not genetically determined, है ना। ये जो सेक्शन हमने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं, है ना। ये जो पहला वाला एग्जांपल है इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना, लेकिन कुछ फिशेस में ऐसा हो सकता है, कुछ रेप्टाइल्स में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर पर बेस्ड, यानी कि अगर टेम्परेचर जो होता है वो हायर साइड में होता है, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इफ़ ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो फीमेल चाइल्ड होता है, और अगर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो फिर मेल चाइल्ड होता है। हाँ, और दूसरा स्नेल्स जो है इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये सब इन्वायरमेंटल क्यूज़ हैं जो कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ये चीज़ आप अपना बुक में हाईलाइट कर दोगे तो याद रहेगा। In human beings, the sex of the individuals is largely genetically determined. In other words, the genes inherited from one parent decide whether we will be boys or girls. तो फ्रॉम आर पेरेंट्स जो कि जीन्स आए हैं वो डिसाइड करते हैं कि बॉयज़ होंगे कि गर्ल्स होंगे। सो फार वी हैव अज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इफ दैट इज द केस, हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स? तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक्स एक्स एंड एक्स वाई की हमने कर ली है, इसको आप पढ़ लें। एंड दैट्स इट। तो ये जो हमारा हेरिडिटी वाला सेक्शन, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, और कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो आप उसको पूछ लें, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।